हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अपने अकाउंटेंसी की शुरुआत और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 से। देखो बच्चों, ये जो यूनिट नंबर 1 है ये पूरा का पूरा हमारा पार्टनरशिप का यूनिट होता है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक होती है जो 36 मार्क्स की आती है एग्जाम में, उसकी शुरुआत हमें आज करनी है। अब आज हम ऑब्वियसली सबसे पहले चैप्टर 1 से ही शुरू करने वाले हैं। तो आप भी अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लेना, क्योंकि आज जो भी हम स्टडी करेंगे वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहने वाली है। तो आज प्रैक्टिस रजिस्टर का कोई काम नहीं होगा और आज सारा ही काम हम कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो, तो मेरे साथ साथ आप सबसे पहले नए पेज पर हेडिंग डाल देना, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का नाम लिखना है आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये चैप्टर जो है ये अकेला ही कितने मार्क्स का आता है। तो देखो, वैसे तो सीबीएसई ने चैप्टर की वेटेज नहीं बता रखी, सीबीएसई ने तो पूरी बुक की वेटेज बता रखी है, 36 मार्क्स की है। लेकिन अगर फिर भी हमें इस चैप्टर की अकेले की वेटेज लिखनी हो तो हम मेंशन कर लेते हैं कि ये अकेला चैप्टर लगभग अप टू 10 मार्क्स तक का आता है। तो एग्जाम के लिए देखो हमको पता चल गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर जो 10 मार्क्स का आता है, इसके मैं क्वेश्चंस की अगर वैरायटी बताऊं तो इसमें जनरली आपके 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं, तो 2 नंबर ये बन गए। उसके बाद आपका 3 मार्क्स का कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपका इसमें जनरली कोई 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें 6 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन आने को आ भी सकता है। तो मैं ऑब्लिक करके लिख लेता हूँ 4/6 मार्क, मतलब बड़ा क्वेश्चन। तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बार छोटा क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट थ्योरी भी आ सकता है, इसमें मीडियम क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लस इसके अंदर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसीलिए चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और ये टाइम भी ज़्यादा लेगा और इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, जब हम छोटे थे क्लास 11th में, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब था कि भाई अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जब हम क्लास 12th में आ गए तो अब हमारे साथ काम करने वाले 2-3 लोग हमारे दोस्त और आ जाते हैं। हम अपने दोस्तों को बुला लेते हैं कि आ जाओ यार, काम करते हैं मिलकर। तो होता ये है कि हमारे पार्टनरशिप का मतलब है कि अब 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है। अब ये जो मैंने ऐसे झोंपड़ी बनाई, तो आप भी साथ साथ में लिखते रहना प्यारे बच्चों। आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जैसे जैसे मैं लिखता रहूँगा वैसे वैसे आप भी लिखते रहना, है ना। तो लिखते लिखते क्या आप अटेंटिव भी रहोगे और आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, ये तीनों आदमी मान लो, इनको बोला जाता है पार्टनर्स। इनको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर एक बिजनेस करते हैं और आपस में फिर प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई। हालांकि ये डेफिनेशन आपको पता है कानून में, कानून का मतलब है एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन 4 में भी हमको दे रखी है। लेकिन हमें एज इट इज़ वो रटने की ज़रूरत नहीं है, हमसे इतनी डीप पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप के बारे में हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे एक हेडिंग डालते हैं जिसको नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्लिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये हमें पता होने चाहिए बहुत अच्छे से कि आखिर पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, राइट। चलो, तो देखो, जो पार्टनरशिप होती है बेसिकली इसमें पहला फीचर तो होता है 2 और मोर पर्सन्स। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें पार्टनरशिप के अंदर कम से कम मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो इसलिए हम कह देते हैं 2, क्योंकि बिना 2 लोगों के खाली अकेला आदमी सोचे कि मैं पार्टनरशिप बना लूंगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमको कम से कम 2 लोग चाहिए। और मोर, मोर का मतलब है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी है कि सर मोर मतलब क्या, कितने, क्या 1000 लोग भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में? नहीं, ये आप मेंशन कर लेना। कम से कम 2 लोग तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 50 लोग ही अलाउड हैं। तो ये रूल पता है कौन से कानून ने दे रखा है, वो हमें पता होना चाहिए।
बेसिकली कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, तो ये आप लिख लेना, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, उसके अंदर ये मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की मेंशन कर रखी है और ये बता रखा है कि अगर देखो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 51 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स हो गए बाय चांस गलती से, तो फिर उसको इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप का पहला फीचर है। उसके बाद नंबर 2, दूसरा फीचर क्या होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का दूसरा फीचर होता है जिसको हम बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कह सकते हैं, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। अब यहां पर कानून ने तो ये बोल रखा है कि देखो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट का बांटना जरूरी होता है। तो इसमें कैच पॉइंट बन गया, कैच पॉइंट का मतलब ये, ट्रिकी पॉइंट ये बन गया कि लॉस शेयरिंग मे और मे नॉट बी देयर। लॉस का बांटना जरूरी नहीं है, कानून ने प्रॉफिट का बांटना तो जरूरी कर रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। तो ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में आप भी पार्टनर हो, मैं भी पार्टनर हूं, और मैं बोलूं कि बच्चों बच्चों सारा प्रॉफिट तो मैं ही लूंगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉफिट का शेयर करना तो जरूरी होता है। लेकिन हाँ, लॉस के बारे में कानून ने कुछ नहीं बोला, तो लॉस जो है वो हम बांट भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉस अगर होगा तो वो खाली आप रखना, मैं नहीं रखूंगा। तो लॉस के केस में लॉस शेयरिंग में और मे नॉट बी देयर। तो ये भी एक छोटा सा सेकंड फीचर होता है। इसके बाद तीसरा फीचर होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है, लॉफुल बिजनेस। देखो कानून की डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, हम उसमें से फीचर्स निकाल रहे हैं। तो कानून ये कहता है कि जब पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस करेगा वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब होता है आप कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस तो कर रहे हो और वो पता चला मतलब कुछ इलीगल बिजनेस है, तो इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। उसके बाद चौथा फीचर होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब देखो क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोग जब एग्री करते हैं। मैंने कहा कि आप होशियार हो, आपने कहा हाँ सर हम भी मान गए, तो इसका मतलब आप और मैं एग्री कर रहे हैं। तो जब दो लोग एग्री करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप का ये चौथा फीचर क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कानून ने ये कह रखा है, एक बहुत ही अच्छी बात कह रखी है कि अगर एग्रीमेंट ओरल हो तो वो भी वैलिड एग्रीमेंट होता है। अब बच्चा कह रहा है सर ओरल एग्रीमेंट ये क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट का मतलब है जिसमें हम ओरली ऐसा वर्बली मुंह से बोल देते हैं। मैंने कहा आप मेरे पार्टनर, आपने कहा ठीक है सर हम आपके पार्टनर, तो हम दोनों ने मिलकर ओरली एग्रीमेंट कर लिया, तो ये भी वैलिड होता है। और अदरवाइज कानून कहता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो। रिटर्न जो होता है वो हम लिख कर करते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, यानी कि जिसमें आप और मैं प्रॉपर बाकायदा एक एग्रीमेंट बनाते हैं लिख कर और साइन करते हैं, ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ आप और मैं पार्टनर्स हैं। तो इसको बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। तो ये हो गया चौथा फीचर, इसका नाम है एग्रीमेंट। उसके बाद नंबर 5 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये पार्टनरशिप का, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो म्यूचुअल एजेंसी किसे बोलते हैं? ये ना एजेंट वर्ड से डिराइव हो रहा है, और म्यूचुअल मतलब कि आप और मैं मिलजुल कर। तो एजेंट वर्ड क्या है वो समझा देता हूं आपको। एक्चुअल में लॉ के अंदर एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन। अब प्रिंसिपल और एजेंट ये कौन होते हैं बच्चा पूछता है। देखो प्रिंसिपल और एजेंट में क्या रिलेशन होता है कि कभी कभी प्रिंसिपल जो होता है वो अपना काम खुद नहीं करता, वो अपना काम कहता है एजेंट मैं अपना काम तुम्हें दे देता हूँ, तुम ये काम करो। तो देखो काम तो प्रिंसिपल का था लेकिन उसने दे दिया एजेंट को, तो एजेंट कहता है ठीक है मालिक
आपका काम मैं कर दूंगा आपके बिहाफ पे, बस। तो इस रिलेशन को लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल और एजेंट। सिंपल देसी भाषा में समझ लो मालिक और नौकर, ऐसा, ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट। तो देखो पार्टनरशिप में एक बहुत ही खूबसूरत फीचर होता है, और पार्टनरशिप के इस फीचर को हम कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की सच्ची पहचान ये फीचर है। कैसे? आपको पता है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ये दोनों पार्टनर है, मान लो ये आप हो, ये मैं हूं। अब हमारे बीच में भी आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता है, सेम। कैसे? किसी दिन आप ऑफिस नहीं आए, आपने कहा सर मेरा काम आप कर दोगे, मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा आपका काम। और किसी दिन मैं ऑफिस नहीं आया, मैंने कहा बच्चों मेरा काम आप कर दोगे, आपने कहा ठीक है सर हम कर देंगे। तो मतलब हमारे बीच में म्यूचुअल एजेंट वाला रिश्ता है। कभी कभी मैं प्रिंसिपल बन जाता हूँ और आप एजेंट बन जाते हो, कभी कभी आप एजेंट बन जाते हो और मैं प्रिंसिपल बन जाता हूँ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का फीचर भी बड़ा रेलिवेंट होता है। तो एक बार जल्दी से अगर हम पार्टनरशिप के 5 फीचर रिवाइज करें, आप भी गो थ्रू करो मन में, तो वो हमें याद होने चाहिए। क्या? मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग। प्रॉफिट का शेयर होना ज़रूरी है, लॉस का शेयर होना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि 2 पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, और इसी बात को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। तो 5 फीचर्स हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आते हैं अगली हेडिंग पर। अब जैसे पार्टनरशिप के फीचर्स हमने पढ़े, इसी तरह अगला टॉपिक होता है जिसमें हमको पता है क्या सिखाते हैं। इसमें हमको ये सिखाते हैं कि किसी भी पार्टनर के अधिकार क्या होते हैं। तो इसमें हम हेडिंग डालते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के राइट्स क्या हैं, पार्टनर के अधिकार क्या हैं। तो ये बहुत ही थियोरेटिकल, बहुत ही सिंपल पॉइंट होता है कि देखो जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आप और मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो अब आपके पास क्या राइट है? आप बोल सकते हो ना सर मेरे राइट क्या हैं, आप और मैं मिलकर काम कर रहे हैं तो मेरे अधिकार क्या हैं। ऐसे मैं बोल सकता हूँ मेरे अधिकार क्या हैं। तो हमें पार्टनर के राइट्स पता होने चाहिए कि पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल राइट्स होते हैं। जैसे पहला होता है टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर्स। इसका मतलब होता है कि जो भी बिजनेस का हम मैटर है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड बात है, उन बिजनेस मैटर्स के अंदर मैं आपसे कंसल्ट करूंगा या आप मुझसे कंसल्ट करोगे। तो इसका मतलब है पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि उससे भी पूछा जाएगा, उससे भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, ये उसका अधिकार होता है। दूसरा अधिकार होता है टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब होता है कि जैसे हम जो भी अपनी पार्टनरशिप की बुक्स बनाते हैं, मतलब जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप वो सारी बुक्स को चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि सर ने जो बुक्स बनाई हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। तो आपके पास ये अधिकार है बुक्स को चेक करने का। तीसरा, टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। ये भी एक पार्टनर का अधिकार होता है कि भाई उसको प्रॉफिट या लॉस जो है उसका हिस्सा मिले, या जो भी उन्होंने एग्री करा है आपस में प्रॉफिट शेयरिंग, वो आपस में दोनों को या तीनों को मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। चौथा, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है और एक तरह से बहुत ही बड़ी पावर है आपके हाथों में, बहुत ही बड़ा अधिकार कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकते हो। एडमिशन का मतलब होता है कि मान लो हमारी ये पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं भी पार्टनर हूँ, आप भी पार्टनर हो, हमारे दोस्त भी कोई लोग पार्टनर हैं। अब एक नया पार्टनर हमें ज्वाइन करना चाहता है, मान लो ये नया पार्टनर है, ये कह रहा है प्लीज़ प्लीज़ मैं भी आप लोगों के साथ आ जाऊँ इस फर्म में। आपने मना कर दिया, आपने कहा नहीं तुम नहीं आओगे, नो। तो आपके पास ये राइट है कि आप किसी भी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट होने से मना कर सकते हो। तो ये बेचारा इस फर्म में एडमिट नहीं हो पाएगा, ये उदास उदास वापस चला जाएगा। तो देखो कितना बड़ा राइट है आपके पास कि आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट होने से, मतलब फर्म में ज्वाइन होने से मना कर सकते हो। इसको बोलते हैं डिसअलाउ एडमिशन।
और पांचवा राइट बहुत ही सिंपल है आपका, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब कि आप चाहो तो फर्म को छोड़कर भी जा सकते हो। तो ऑब्वियसली अब आपको कोई बांध को तो रखेगा नहीं खूंटे से, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप फर्म को छोड़ भी सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से राइट्स होते हैं। कभी कभी ये राइट्स हमसे 1 नंबर में पूछ लेता है, तो अगर पूछेगा राइट्स के हैं पार्टनर के, तो ये हम बता देंगे। अब इसमें ना 2 स्टार पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, वो बड़े ही ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, वो एग्जाम में हमसे पूछ लेता है, तो वो हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो पहला स्टार पॉइंट लिखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म is a separate accounting entity. Partnership firm is a separate accounting entity. और दूसरे स्टार में लिखना है पार्टनरशिप फर्म is not separate legal entity. तो इसमें ऐसा करते हैं, नीचे जो नॉट वर्ड आ रहा है उसको तो ब्लॉक कर लो, और 2 शब्दों को हाईलाइट कर लेते हैं, ऊपर अकाउंटिंग वर्ड को, नीचे लीगल वर्ड को। अब देखो इनका मतलब क्या, इन दोनों स्टार पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना, तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अकाउंटिंग के हिसाब से तो जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर है ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो फर्म के हिसाब से करते हैं, तो हम पार्टनर के हिसाब से नहीं सोचते। तो अकाउंटिंग करते समय तो हम पार्टनर को अलग मानते हैं और फर्म को अलग ट्रीट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं। लेकिन अब मान लो फर्म ने चोरी कर ली, फर्म ने कोई गलत काम कर लिया, इलीगल काम कर लिया, या पार्टनर ने कोई इलीगल काम कर लिया। अब सोचो पार्टनर के घर पर पुलिस आई और पार्टनर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अलग अलग हैं, ये तो चोरी फर्म ने करी है, मैंने नहीं करी, जाओ फर्म को जेल ले जाओ। तो पुलिस वाले क्या फर्म को जेल लेकर जाएंगे? नहीं, पुलिस वाले कहेंगे, कानून ये कहता है कि भाई नहीं, कानून के हिसाब से आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो। तो कानून ये कहता है कि फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं है। कानून के हिसाब से अगर पार्टनर ने कोई गलती करी या फर्म ने कोई गड़बड़ घोटाला करा तो भाई जेल तो पार्टनर ही जाएगा, अलग अलग कुछ नहीं है। कानून कहता है आप ही फर्म ही आप हो, है ना। तो कानून के नज़र से दोनों अलग अलग नहीं होते, ये कह रहा है सेकंड पॉइंट। बस, तो ये ट्रिकी पॉइंट है, 1 नंबर के एमसीक्यू में हमसे पूछ लेता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, तो वो चाहे आप नए पेज पर हेडिंग डालना। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है और बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो पार्टनरशिप डीड किसे बोलते हैं, आओ मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है और पार्टनरशिप डीड क्या है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो देखो पार्टनरशिप डीड होता क्या है कि कई बार, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, कि पार्टनर्स ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप और मैं ओरली एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम झगड़े कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार प्रॉफिट हो गया, मैं ज़्यादा रखूँगा, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं ज़्यादा रखूँगा। अब जब हमने कुछ लिख नहीं रखा होगा तो ऐसे में हम डिस्प्यूट्स बहुत कर सकते हैं, है ना। अब मान लो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, तो अब कौन सॉल्व करेगा? अब हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जज साहब ने बोला दिखाओ भाई क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है। अब हम फंस गए, क्योंकि जब भी डिस्प्यूट होती है पार्टनर्स के बीच में तो कोर्ट तो कहता है कि भाई दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। तो एविडेंस के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में ज़्यादातर पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि यार हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट है उसको हम एक लिख लेते हैं, लिखकर एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कैसे फॉलो करते हैं वो आपको समझाता हूँ। तो पहले तो एक स्टैम्प पेपर निकाला जाता है। अब उस स्टैम्प पेपर के अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी जाती है हमारे बारे में, जो भी आपको बताऊंगा अभी, जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एक तरह से इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं हम सारी, और फिर इसको मैं भी साइन कर देता हूँ, आप भी साइन कर देते हो, ये हमने साइन कर लिया। लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं है।
अब हम इसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास लेकर जाते हैं, है ना, एक सरकारी अफसर है, ऐसा समझ लो आप। तो हम किसके पास लेकर जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। वो इस पे एक ठप्पा लगाता है, ये मान लो ये उसने ठप्पा लगाया, और ये ठप्पा भी ऐसा वैसा कोई ठप्पा नहीं है, ये ठप्पा भी कानून के तहत लगता है। इस कानून को बोलते हैं इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। और ये एक बार एमसीक्यू में पूछ भी रखा है कि बताओ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो ठप्पा लगाता है वो कौन से कानून के तहत लगाता है? तो इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 ये कानून का नाम है, उसके तहत एक ठप्पा लगाता है। तब ये कागज बिल्कुल पक्का माना जाता है कि यार ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाना चाहिए। देखो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, तो ऑब्वियस रीजन है कि देखो हम रिटर्न एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो उसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसको बनाने से किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि आपने और मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं, तो हम बड़ी आसानी से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर लेते हैं। फिर अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई हमारे बीच में झगड़ा हुआ, तो हम कोर्ट में इसको एविडेंस के तौर पर भी दिखा पाएंगे ना कि देखो जज साहब यहाँ पे तो ये लिखा है और पराग सर हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो फिर कोर्ट कहेगा हाँ भाई ये तो बात सही है। तो इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, मतलब बना लेना चाहिए। ऑप्शनल है, वैसे ये भी लिख देता हूँ, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो आप अपनी फर्म को रजिस्टर कर भी सकते हो, है ना, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर भी सकते हो, और आपको नहीं करना तो मत करो भाई, आपको रिस्क लेना है तो रिस्क ले लो। लेकिन ये पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब यहीं पर एक बड़ा ही क्लासिक पॉइंट आता है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, जो पूरे चैप्टर में आगे आता रहेगा, लेकिन अभी लिख लेते हैं ना, तो हम साथ साथ ही लिखेंगे। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ध्यान रखना सारी आगे की अपडेट्स मिस हो जाएंगी। और पिछली वीडियो के सब्सक्राइबर्स को तो हमने गिफ्ट भी भेजे थे, तो अगर ये वीडियो पे सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा। सर क्या गिफ्ट मिलेगा वो बाद में बताऊंगा। तो आओ लिखते हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं एलिमेंट्स। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स जो होते हैं उसका मतलब है कि इसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। तो इसमें तो हम इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 2 4 5 लिख लेते हैं, क्योंकि भाई कितनी लिखोगे, उसमें तो लाखों चीज़ें लिखी जाती हैं, बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ लिख लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए, नॉलेज के लिए, कि भाई क्या लिखते हैं। जैसे हम इसमें लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, कि हमारी फर्म का नाम क्या है ना, हमारी फर्म का एड्रेस क्या है, इस तरह से बहुत सारी बातें अपने फर्म के बारे में बताते हैं। फिर हम इसमें बताते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, घर का पता क्या है ना, ये सब चीज़ें बताते हैं। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर कितना पूंजी इन्वेस्ट करा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है, वो बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड में ये लिख लेते हैं यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कल को अगर प्रॉफिट हुआ तो आप कितना रखोगे, मैं कितना रखूंगा, इस बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो हम ये भी इसके अंदर लिख लेते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिख लेते हैं, कि हमारा मेन बिजनेस, हमारा मेन काम कौन से शहर से, कौन सी गली से होता है, वो लिख लेते हैं। इसके अलावा भी ना बहुत सारी बातें लिखते हैं, मतलब मैं क्या क्या लिखूँ, ऐसे लिख लेता हूँ सैलरी टू द पार्टनर या कमीशन एटसेट्रा, तो ऐसा करो एटसेट्रा लिख लेते हैं नीचे। तो बहुत सारी मतलब डिटेल्स लिखते हैं हम इसमें जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड होती है। तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज समझना जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो ये लिख लिया। प्रैक्टिकल चीज ये है कि कभी कभी गलती हो जाती है पार्टनर्स से। देखो भाई है तो इंसान ही, आपने और मैंने एक फर्म बनाई, हम पार्टनर्स बन गए, बहुत अच्छी बात है सर। कभी कभी हमसे क्या गलती हो जाती है, या तो हम पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाते, ऐसे लिख देता हूँ नो पार्टनरशिप डीड। ओहो सर ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड तो बना ली थी, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिखना भूल गए,
यार हो जाता है, मान लो आप और मैं बैठ के अभी हम डीड लिखें, चलो ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, सब लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख लिया, बहुत कुछ लिख लिया, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ दिमाग पे अभी क्लिक नहीं करे, हो सकता है कुछ चीज़ें हम लिख ही नहीं पाते, लिखना भूल गए, ऐसे लिख देता हूँ, लिखना भूल गए। तो कई बार बहुत सारे पॉइंट्स हम पार्टनरशिप डीड में नहीं लिख पाते, और कभी कभी तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती, और फिर लड़ाई हो गई बाद में, अब क्या होगा? ये है मुद्दा कि हमने डीड बनाई नहीं, या डीड तो बनाई, उसमें कोई पॉइंट लिखा नहीं, और बाद में हमारे बीच में लड़ाई हो गई, तो अब क्या होगा? तो हमारे सिलेबस में एक बहुत ही अच्छा, मतलब हमको टॉपिक भी दे रखा है, कॉन्सेप्ट भी दे रखा है, वो ये कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती बाय चांस किसी भी फर्म के अंदर, या डीड तो है पर उसमें कुछ लिखना भूल गए, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो ऐसे में फिर कानून अपने आप काम करता है। कानून कहता है ठीक है, हम जज साहब के पास गए, हमने कहा जज साहब प्लीज आप बताओ क्या होगा क्या होगा, तो जज साहब कह रहे हैं रुको, अपनी अलमारी से किताब निकालते हैं, इस किताब का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लगभग लगभग 100 साल पुराना कानून है, अंग्रेजों के जमाने का। तो उस कानून में ऑलरेडी कुछ बातें लिखी हुई हैं पहले से, हमें फिर वो माननी पड़ती है। तो इसीलिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो फिर हमें कानून की लिखी हुई बातों को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो सर इतनी मोटी कानून की किताब क्या हमें भी लर्न करनी है? नहीं, आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स लर्न करने, जो आज बस लिखवाऊंगा आपको, है ना, लेकिन इसकी डिटेल, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज तो नहीं सीख सकते ना, ऑब्वियसली आज तो इंट्रोडक्शन है। तो हम अपना समापन भी इसी चीज़ के साथ करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 6 पॉइंट जो हमें लर्न करने हैं वो क्या हैं, और पूरा जब आगे चैप्टर बढ़ेगा तो अगला अगला लेक्चर ही इनफैक्ट जब चलेगा तो उसमें आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स का अच्छे से मतलब डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं, अभी के लिए लर्न भी कर लेते हैं। मैं एक आर का सिंबल बना देता हूँ। आर का सिंबल का मतलब होता है कि ये टॉपिक आप रट लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 6 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। वो 6 पॉइंट्स क्या हैं, फटाफट लिख लेते हैं, 1 से लेकर 6 तक। कानून हमें कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये क्या है ये बाद में सीखेंगे, ठीक है, तो अभी टेंशन मत लेना, उसको हम निल देंगे पार्टनर को। इसी तरह सेकंड पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो भी हम पार्टनर से निल लेंगे, ठीक है। इसी तरह सैलरी या ऑब्लिक कमीशन अगर हमें कोई भी पार्टनर को देना है तो वो भी हम निल देंगे, मतलब कुछ नहीं देंगे। इसी तरह हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, हमें पार्टनर से कोई इंटरेस्ट लेना है तो वो भी निल लेंगे। इसी तरह फिफ्थ कानून है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब हमें पार्टनर को जब इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये सारे पॉइंट्स हम सीखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। तो यहाँ पर कानून ने ऑलरेडी पता है क्या लिख रखा है कानून में, कि अगर हमने पार्टनर से लोन लिया तो हमें पता है कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम, ये जरूर लिख लेना। और बाकी कानून ने देखो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दे रखा है, अगर हमारे बीच में कभी लड़ाई हो गई आपकी और मेरी, वैसे तो कभी नहीं होगी सर लड़ाई, लेकिन फिर भी अगर हो गई और हम कोर्ट पहुंच गए तो जज साहब बोलेंगे कि भाई पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा आपने, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कानून के हिसाब से फिर दोनों के बीच में बराबर बराबर ही बटेगा, इक्वल। तो ये ज़रूर लिख लो अच्छे से, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कानून में लिखी हुई ये 6 बातें हमें लर्न होनी चाहिए, और सोचो आगे पूरे चैप्टर में हम ये 6 बातें कहीं ना कहीं अप्लाई भी करेंगे, है ना। चलो तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं फटाफट से। आई होप आपको आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी बातें समझ आई होगी। आज हमारा फोकस एरिया 3 ही चीज़ों पर था। एक तो हमको देखना था कि पार्टनरशिप क्या होता है ना, वो तो हम समझ गए, लेकिन उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो फीचर्स थे कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है, लॉस शेयरिंग चाहे ना भी हो तो चलेगा। बिजनेस आपका इलीगल नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, अब चाहे ओरल एग्रीमेंट करो तो भी वैलिड है, रिटर्न एग्रीमेंट करो तो भी वैलिड है।
पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहेगा, यानी कि आप मेरा काम कर सकते हो, मैं आपका काम कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट। फिर हमारे 5 अधिकार हैं, हम कंसल्ट करेंगे आपसे या आप कंसल्ट करोगे मुझसे, आप बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आप प्रॉफिट या लॉस भी शेयर कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकते हो, और 5वां आप फर्म को छोड़कर भी जा सकते हो। उसके बाद है 2 ट्रिकी पॉइंट्स कि अकाउंटिंग के हिसाब से फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, क्योंकि हम तो फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं होते। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए या लड़ाई झगड़ा हो तो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिखाने के लिए हम ये पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, रजिस्ट्रार उस पर ठप्पा लगाता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और वो ठप्पा होता है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। फिर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हैं, बहुत सारे होते हैं जो हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, ये, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में आप कुछ लिखना भूल गए, वो साइलेंट है, तो कानून की 6 बातें अपने आप चलेंगी, जो फिलहाल हम रट लेते हैं, बाद में समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं निल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे नहीं निल, सैलरी या कमीशन देंगे नहीं निल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर देंगे नहीं निल, मतलब लेंगे नहीं निल, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लेकिन ये याद रखना इंटरेस्ट अगर देना है तो ये सीखेंगे वो 6% देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो वो इक्वल बांटेंगे, जैसे साहब बोलेंगे दोनों के बीच में प्रॉफिट इक्वल बंटना चाहिए। बस, तो आज इंट्रोडक्शन में हम इतना ही पढ़ने वाले थे, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होगी, तो आई होप नेक्स्ट क्लास से पहले आप इतना काम अच्छे से करके रखना, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, अगर नोट्स बना लिए हो तो स्टोरी पे लगा देना, मैं रीशेयर कर दूंगा। चलो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है।